Good afternoon, students, and welcome to Frontier Study. Today we are going to revise two vocabulary words from them. First is manometer. This is an instrument to measure the pressure of the gas. Second is ampere. It is an unit of electricity or electric current. Now I request sir to start the class. Thank you. हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज आपके समक्ष मैं कुछ शानदार चीज़ लेकर उपस्थित हूँ जिससे आपको वास्तव में इंग्लिश सीखने का मौका मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग कहते रहते हैं कि साहब वन वर्ड करके हम कुछ करना चाहते हैं। तो देखो, वन वर्ड ढूंढना है अपन को। वन वर्ड ढूंढना है कि हमको कहना है कि हेल्प एंड कंफर्ट व्हेन वी आर फीलिंग सैड और वरीड। जब हम दुखी हों, चिंतित हों, उस समय हमको शांति कैसे मिले, जो शांति मिलती है उसको किस नाम से पुकारें। यानी हेल्प एंड कंफर्ट मिले व्हेन वी आर फीलिंग सैड और वरीड, तो वी नीड सोलेस। सोलेस अब अच्छी तरह समझ लेना, सोलेस। नाउ हम इसको यूज करेंगे। देखिए, एक बहुत प्रसिद्ध फिलोसोफर हुए हैं आर्थर शोपेनहावर, जिनका टाइम है 1788 से 1860। उनका एक कोट है, बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, क्योंकि जब उन्होंने भागवत गीता के बारे में सुना और भागवत गीता के समझा तो लोग कहते हैं कि वो डांस करने लग गए। उनको इतना आनंद आया कि वो डांस करने लगे कि ऐसा ग्रंथ जो है हिंदुस्तान में है, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। तो फिर उन्होंने, जो गीता भी उपनिषद है, तो उन्होंने बोला था, ये कोट है उनका, देखो फेमस कोट है, in the whole world there is no study so beneficial and so elevating as that of the Upanishads. It has been the solace of my life. It will be the solace of my death. तो आपने देखा कि आर्थर शोपेनहावर ने जब उपनिषद का अध्ययन किया और अध्ययन करके भागवत गीता को सुना और उपनिषद को सुना, तो उनको बहुत सॉलेस मिला, जीते जी सॉलेस मिला। और उन्होंने ये भी घोषणा कर दी कि मेरी मृत्यु भी जो है ना, बिल्कुल आनंदमयी होगी। ये उपनिषद मैंने पढ़ा है। तो आप कृपया इसको, सोलेस को अच्छी तरह से सीख लें कि सोलेस का मतलब है हेल्प एंड कंफर्ट व्हेन यू आर फीलिंग सैड और वरीड। और सोलेस का मैंने आपको आर्थर शोपेनहावर का कोट सुना दिया, जिसमें वो कहते हैं कि मेरी जीवते जी भी मुझे यह आनंद देगी, चिंता मुक्त करेंगे, और मैं ये मानता हूँ कि मेरी डेथ में भी ये मुझे आनंद प्रदान करेगी। तो आज मैंने बहुत शानदार तरीके से आपको सोलेस समझाने का प्रयत्न किया है। आप जो है ना, दो रोटी खाओ, एक खाओ, ऐसे नहीं कि 70 वर्ड को सीख लो और एक भी वर्ड समझ में नहीं आ, तो आप सोलेस को पक्का कर लीजिए, ये आपको आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट, ऑफ और कॉज्ड बाय द विंड बिलोन, यानी विंड का असर, विंड का कर्तृत्व, उसको हम क्या कहेंगे। यानी कहीं से सॉइल आकर डिपॉजिट हो गई या अन्य कोई चीज ब्लोन होकर के उड़ करके वहां डिपॉजिट हो गई, उसका कर्ता कौन है? विंड। तो विंड का यदि कर्ता हो तो हम उसको चीज को कहेंगे एवोलियन, यानी इट हैज बीन डिपॉजिटेड बाय द मोशन ऑफ द विंड, और इट हैज बीन डिपॉजिटेड बाय द कॉज ऑफ द विंड। क्योंकि विंड का जो देवता है ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार वो है एवोलस, एईओएलयूएस। इसलिए यदि विंड का कोई भी काम किया हुआ हो इस नेचर में, तो उसको हम कहेंगे एवोलियन, क्योंकि जो काम करते हैं या तो विंड करती है, या पानी का बहाव करता है, या फिर अर्थक्वेक करता है। ये दो जो है इस पृथ्वी पर उथल पुथल मचाते हैं। तो यदि आपका कोई काम किया है जो विंड ने किया है, विंड उसका कारण है, तो आप उसमें यूज करोगे एवोलियन। तो आप समझ लीजिएगा, ऑफ और कास्ड बाय द विंड और विंड ब्लोन, तो वो होगा एवोलियन। तो आपने सोलेस सीखा है, एवोलियन सीखा है। नाउ द स्टडी ऑफ द स्पेटियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल एंड द इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी ऑन बिहेवियर, कम्युनिकेशन एंड सोशल इंटरेक्शंस, ये जो एंथ्रोपोलॉजी की शाखा है
कि हम मानते हैं कि डेंसिटी, ह्यूमन डेंसिटी हो, एनिमल डेंसिटी हो, कितनी होनी चाहिए ढंग से जीने के लिए, बिल्कुल ढंग का जीवन हो, आराम से जी सके, तो कितनी डेंसिटी होनी चाहिए, कितना, किस पॉपुलेशन के लिए कितना स्पेस होना चाहिए, ये जो हम अध्ययन करते हैं ना, वो किस ब्रांच में करते हैं एंथ्रोपोलॉजी की, वो प्रोक्सीमिक्स में अध्ययन करते हैं, जिसमें हम ये अध्ययन करते हैं कि क्या जो है स्पेस होना चाहिए, कितनी डेंसिटी के लिए, कितना मनुष्य के लिए, कितना जानवर पॉपुलेशन के लिए कितना जमीन चाहिए, और सारा जो उनका बिहेवियर है वो भी किस प्रकार से प्रभावित होगा, कुप्रभावित होगा या अच्छा प्रभावित होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि उनको आपने कितना स्पेस प्रोवाइड किया है। तो ये जो एंथ्रोपोलॉजी की शाखा है उसको हम बोलते हैं प्रोक्सीमिक्स। तो आप कृपया इसको भूल मत जाना। अब मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूँ, ये तीनों बताने के बाद में मैं थोड़ी जानकारी दे देता हूँ कि जो अर्थ है ना वो टोटल स्फीयर नहीं है, वो इलिप्सॉइड है, यानी एक इलिप्स के रूप में चक्कर लगाता है। तो इसके कारण क्या है कि नॉर्थ साउथ का जो डिस्टेंस है और ईस्ट वेस्ट का डिस्टेंस है उनमें अंतर है, इस जैसे प्रकार से कि वो ऊपर से नॉर्थ साउथ से लगा करके वो दबाई गई हो, जिससे कि ईस्ट वेस्ट वाली जो उनकी डिस्टेंस है वो बढ़ गई हो। तो आपसे कोई पूछे कि भाई इनका जो रेडियस है उसमें कितना अंतर है, नॉर्थ साउथ की तरफ का जो रेडियस या दे लीजिए डायमीटर और ईस्ट वेस्ट का डायमीटर में कितना अंतर है, तो रेडियस का जो अंतर है पृथ्वी का वो करीब 25 किलोमीटर का अंतर आता है, यानी 25 किलोमीटर ईस्ट वेस्ट वाला रेडियस वो ज़्यादा है। और इसकी जो रेडियस की रेंज है वो 6,378 के करीब एवरेज इसकी रेंज है। तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि पृथ्वी का यदि आप वॉल्यूम निकालना चाहें तो इस रेडियस से निकाल सकते हैं। और ये आपको 25 किलोमीटर जनरल नॉलेज के हिसाब से मैंने जानकारी दे दी है कि दोनों का जो डिफरेंस है वो 25 किलोमीटर का है। नाउ लोवेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ, लोवेस्ट पॉइंट ऑन, अब मैंने आपको जो है पिछले में वीडियो में बताया था कि लोवेस्ट जो एरिया है पृथ्वी के पर वो है पैसिफिक ओशन में, और उस एरिया को हम बोलते हैं मेरियाना ट्रेंच। और मेरियाना ट्रेंच का जो औसत क्षेत्रफल है वो करीब है 12,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, और उसका जो डेप्थ है वो है 10,984 मीटर के आसपास, यानी आप समझ लीजिए 11 किलोमीटर पृथ्वी से वो नीचा है। और ये जो पॉइंट बताते हैं इसका आइडिया मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यदि इस जगह पर हिमालय पर्वत को ला करके रख दिया जाए तो वो डूब जाएगा और 2 किलोमीटर नीचे उसकी जो चोटी रह जाएगी, इतना वो डूब जाएगा। तो ये पृथ्वी पर जो मेरियाना ट्रेंच है या जो चैलेंजर डीप पॉइंट है वो इतना गहरा है। तो आपको ये दोनों याद रखना है कि मेरियाना ट्रेंच लोवेस्ट एरिया ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ और लोवेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ उसका नाम है चैलेंजर डीप, और वो उसका जो क्षेत्र जो गहराई है वो है 10,984 प्लस माइनस 25 किलोमीटर के हिसाब से है। 10,984 25 मीटर ही है ये 25 मीटर और जोड़ दीजिए, यानी करीब करीब आप ले लीजिए 11 किलोमीटर जो है वो पॉइंट की गहराई है। और इसके जो मैंने आपको लेटीट्यूड और लैंगिट्यूड जो वीडियो है 56 नंबर का, इसमें मैंने आपको दे दिया था। अब ना ओशन वाटर्स, जो महासमुद्रों का जो पानी का क्वांटिटी है और पूरी पृथ्वी पर जो पानी की क्वांटिटी है टोटल सारा मिला करके उसका 97% पानी है वो महासागर में है। केवल 3% का पानी बर्फ के रूप में या फ्रेश वाटर के रूप में पृथ्वी की सतह पर है। बाकी 97% जो वाटर है वो महासागरों में है। तो ये जनरल नॉलेज के पॉइंट्स थे। 97% चैलेंजर डीप, मेरियाना ट्रेंच और डिफरेंस इन रेडियाई ऑफ द अर्थ, और ये सोलेस, और सोलेस के बाद में एवोलियन और प्रोक्सीमिक्स, इनको कृपया आप अच्छी तरह से याद कर लें। बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा, परंतु एक बार यदि आप रिमाइंड नहीं करेंगे
तो आपको अफसोस रह जाएगा। इस अफसोस की दवाई यही है कि समय समय पर आप इसका मनन करते रहें। और आज के लिए मैं आपके लिए इतना ही, और कल का मेरा इंतजार करिए। कल मैं फिर आपके लिए नई चीज़ लेकर के उपस्थित होऊंगा।